जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संविधान महोत्सव, जिसको हम कहते हैं संविधान दिवस, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन हम लोगों ने खुद संविधान को स्वीकार किया था, खुद के बनाए संविधान को स्वीकार किया था। और संविधान यानी कि नियम कानून जो हमने खुद के लिए बनाए थे। होता है अक्सर, आप अगर देखते हैं तो घरों में भी जो है, जो घर के बड़े होते हैं वो कुछ नियम कानून बनाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सबका सही ढंग से विकास हो सके, सही ढंग से सब लोग अनुशासित रहकर अपना काम कर सके और घर जो है वो सुचारू ढंग से चल सके। देश के लिए भी यही बात लागू होती है। और जब किसी देश का गठन होता है, जब कोई देश जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, तो उसके अपने खुद के कानून होते हैं, खुद के नियम होते हैं, खुद वो अपने आप को नियमित करता है अपने हिसाब से, नियमों के साथ। हमारे देश ने भी एक कानून बनाया, खुद के लिए बनाया। यह अलग बात है कि बहुत सारे देशों से हमें प्रेरणा मिली, कई देशों से हमने प्रेरणा ली। और जिन लोगों ने, जिनके पास भी जो कुछ भी बेहतर था, शानदार था, बहुत अच्छा था, और जिसको प्रैक्टिकली जिन्होंने बहुत अच्छा पाया, उन चीज़ों को भी लिया गया हमारे संविधान में। और देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का इसलिए कहलाता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है, उसको बनाने में जो समय लगा, उन तमाम बातों को अगर हम देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि इतने अच्छे और इतने बेहतर संविधान को लागू करने वालों की जो बात है, किस तरह से वो लागू हो पाया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि जब ये संविधान सभा में या सदन को जब ये सौंपा गया था, तब बाबा साहब ने एक बात कही थी कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले, या जिसको कहते हैं कि जिनकी नीयत, लागू करने वालों की नीयत अगर साफ ना हो तो। और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं ना कि अक्सर एक राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी जब वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से 10 रुपये भेजते हैं और लोगों तक वो 5 पैसे पहुँचते हैं। तो ये जो बीच में जो कुछ भी गड़बड़ होती है, नियम सबके लिए समान है, नियम सबके लिए एक से हैं, कानून सबके लिए सही है, लेकिन बीच में कहाँ गड़बड़ हो जाती है। जो लोग इन नियमों को, कानूनों को लागू करने के लिए तैनात किए गए हैं, क्या वो लोग उस तरह से कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। हर आदमी इससे परेशान रहा है। कहते हैं ना कि जो लाल फीताशाही, इससे लोग परेशान हैं, ये कहा जाता है। प्रशासनिक सेवा में ये किस तरह से लाल फीताशाही जो है ये काम करती है, और किस तरह से कहाँ पर संविधान को कुचला जाता है, और जो लोग इसे सही ढंग से लागू करना चाहते हैं, इसे सही ढंग से इसे वहाँ पर अपने आचरण में लाना चाहते हैं, उनको क्या दिक्कतें आती है, कभी हमने क्या इस पर गहन विचार किया है? हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में रमेश थेटे जी हैं, जिन्होंने एक लंबा समय इसी प्रशासनिक सेवा में बिताया है और बहुत सारी समस्याओं का भी सामना किया है। कई बार उन्हें अपने को, खुद को साबित करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। आज उन्हीं से जानेंगे क्या क्या दिक्कतें आई उनको उस समय जब वो संविधान को सही ढंग से लागू करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जय भीम। और ये बताएं कि जिस वक्त आप ये सब कुछ करना चाहते थे और कहीं कहीं ऐसा होता था कि आप नहीं कर पाते थे, तब आपके मन में क्या आता था? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं कि संविधान है इसलिए हम हैं। और बाबा साहब की इस देश को सबसे बड़ी देन यदि कोई है तो वो है संविधान। देखिए, बाबा साहब जैसा आपने फरमाया, अपने कमेंट्स में फरमाया कि संविधान को लागू करने वाले लोग यदि अच्छे रहें तो संविधान अच्छा है, बुरे रहे तो संविधान बुरा। बाबा साहब ने संविधान सभा के भाषणों में समय समय पर ऐसी बातें कही है, वो सच साबित हो रही है। अब मैं प्रशासन में था, जब भी कभी ऐसी बातें होती थी तो मन बड़ा दुखी होता था कि भाई संविधान में तो ये लिखा है, लेकिन हो ऐसा रहा है। संविधान की मान्यता ये है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन कर कोई दूसरा ऐसे रहा है जिससे दूसरों का, मतलब जिनको फ़ायदा होना चाहिए उनका नुकसान हो रहा है, या समाज का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, या अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस तरह की जो बातें हैं वो प्रशासन में आपको बड़े पैमाने पे दिखेगी, बड़ी संख्या में ऐसी बातें होती है। क्यों होती है?
क्योंकि संविधान का डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है कि संविधान को लागू करने वाले जो लोग हैं इन बातों को अपने विचारों में रख करके कानूनी जो कार्रवाई होती है वो करने से कतराते हैं। इसलिए न्याय नहीं मिलता, इसलिए अन्याय होता है और इसलिए आदमी दुखी होता है। और जो दुखी आत्मा है, दुखी व्यक्ति है, वो दुखी का दुखी रह जाता है संविधान के बावजूद। तो फिर क्या करें? ये विषय अगर आप बाबा साहब की समुचित डिबेट्स को देखेंगे, संविधान सभा में बहुत डिबेट्स हुई, तो डिबेट्स में बाबा साहब ने समय समय पर ये बातें जो है अपने जहन में रखी थी और कहने की कोशिश करी बाबा साहब ने कि भाई आपको संविधान तो बन गया, लेकिन इसको लागू करते समय क्या क्या अनिवार्य कदम आपको उठाने पड़ेंगे, क्या क्या बातें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि लोगों को फिर ऐसा लगे कि ये संविधान हमारा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको संविधान ही नहीं चाहिए। भारत का संविधान देश मतलब इस विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। मतलब एक एक बात जो है स्पेल आउट की गई है। आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप संविधान की किसी भी अनुच्छेद को जाके देखेंगे आपके विषय के अनुसार, तो आपको वहां सब कुछ है। इंटरप्रेट भी करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, है ना। कोई कानूनी बड़ा मसला है तो बात अलग है, संविधान का इंटरप्रिटेशन करने का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ये वो हो सकता है। लेकिन संविधान अपने आप में एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्वयं स्पष्ट है, स्पष्ट है। और संविधान को देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आपके साथ अन्याय तो नहीं हो सकता है, और अगर अन्याय होता है तो फिर भी संविधान ही है जो आपको ये बचाने के लिए आगे आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और संविधान ही है जो आपको जब बचाने के लिए आगे आता है तब आप का भी कर्तव्य बन जाता है कि आप भी संविधान की सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें, संविधान को माने। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब इसको लागू करने की बात आती है, आपने कहा कि हमको करना कुछ और चाहिए था और हमसे कुछ करवाया कुछ और जाता रहा है, तो ये वही ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि सभी सर्वसामान्य को वो अधिकार, वो सारी सुविधाएं और वो सब चीज़ें मिले जो उनको सदियों से मिली हुई हैं, जो जिसको वो उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ये वही ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि इनको भी वो सारी चीज़ें मिले। तो जब वो रोकी जाती थी फिर भी आपने लागू किया, फिर भी कई जगह पे आप उनसे लड़कर ये सारी चीज़ें आपने की, ये किस तरह से पॉसिबल? देखिए, दैट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन। अब देखिए, मैं भी खुद डायरेक्ट IAS था। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो अब मिसाल के तौर पे एक बात करते हैं कि किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन सरकार है तो सरकार का कोई धर्म नहीं है। इतने सारे धर्म है अपने पूरे विश्व में, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। तो सरकार का कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष है, वो पंथ निरपेक्ष है। लेकिन सरकारी कोई काम की अगर देश में अपने, मैंने भी देखा है मेरे मध्य प्रदेश काडर में, बोले महाराष्ट्र में भी, अगर कोई सरकारी किसी योजना का शुभारंभ करना है, मतलब पूजन करना है, तो पूजन कैसे किया जाता है आपको मालूम है? क्यों कर रहे हो भाई आप, है ना। पूजन अगर आपको करना है तो फिर सभी धर्मों के लोगों को बुलाओ आप। तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, तो मैं ये करता था कि भाई अगर पूजा होनी है तो फिर सबको बुलाओ, हर सभी धर्मों की, हाँ सभी को बुलाओ। हाँ, नहीं तो फिर ऐसे ही करो, संविधान की जय बोल के बोलो, सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। संविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, ये जब आप समझते हो और फिर आप छटपटाते हो इसको लागू करने के लिए, तो बाकी लोग जो आपके विरोधी है या जिनको संविधान नहीं चाहिए, उनके लिए तो संविधान उनका धर्म है। फिर धर्म में यह कहा गया, भले ही आपके संविधान में कुछ कहा गया हो, लेकिन वो उनको नहीं चाहिए। तो अगर वो लोग और हम लोग इनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो जीतते वो है जी, जबकि जीतना जीत उनकी होती है, हार हमारी होती है। अब ये अंदर की पीड़ा है। एज एन IAS ऑफिसर इन वेरियस कैपेसिटीज मैंने ये देखा है, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना,
इस मुद्दे के तरफ हमारे भी जो लोग हैं, जो बाबा साहब के भेजे हुए लोग हैं, बाबा साहब के मतलब उनके कारण जो नौकरी में आए हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या बड़े बड़े मंत्री भी है, उनको देखना चाहिए भाई संविधान सरकारी कार्यक्रम है ना, कोई स्कीम है ना, तो उसके अनुसार चलो आप। ऐसा होता नहीं है। और इस कारण जो है हमारे भी लोग जो विभिन्न पदों पर जाते हैं उनको इस बात का ख्याल नहीं रहता, बल्कि वो डर जाते हैं इसको लागू करने में। तो इसके लिए हिम्मत तो चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो फिर तो इतना बड़ा संविधान आपके साथ में है तो फायदा क्या है उसका। अगर आपके हाथ में कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई अधिकार है, तो उस अधिकार का उपयोग आपको संविधान के अनुसार करा कर लोगों को अगर फायदा पहुंचाना है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और स्टैंड क्या है? भारतीय संविधान। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक यही बात, आपने एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि बाबा साहब ने जो जिनको अधिकार दिए वही लोग जाकर उस अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं करते और उस कानून का, उस नियमों का को लागू करने में डरते हैं। और ये बात खुद बाबा साहब ने महसूस भी की थी। एक लंबे समय के बाद उन्होंने ये बात आगरा के अपने भाषण में कही भी थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये शायद इसी प्रकार का कोई अनुभव रहा होगा उनका, क्योंकि उन्होंने मतलब बड़ी संख्या में उस वक्त शुरुआत में ही 9-10 लोगों को जो उन्होंने भेजा था विदेशों में पढ़ने के लिए, ताकि वो यहाँ पर आकर प्रशासनिक जो सेवाएं अच्छी तरह से दे सके। और उसके बाद वो चाहते थे कि लोग प्रशासन में आए ताकि हमारे लोगों का कल्याण सही ढंग से संविधान को लागू करने में वो अपनी भूमिका निभाएं। आप भी इस प्रकार की आपने भूमिका निभाई और लोगों से लड़ते रहे, जबकि होता यह है कि कोई भी प्रशासनिक सेवा में जब आता है तो वो भी शपथ लेता है संविधान की और तमाम आचरणों की, और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी जब आते हैं उस मंत्रालय में तो वो भी एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी। देखिए, आपकी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट रूल्स है जी, लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्री है उनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट रूल नहीं है। आप संविधान की शपथ लेके मंत्री बनते हो, आप मंत्री बनने के बाद में एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो गए, मतलब आप सरकारी व्यक्ति हो, तो आपको किसी भी प्रकरण में निर्णय करने के पहले 2 बातें सोचनी है। नंबर 1 नियम कानून का पालन, और नंबर 2 इम्पार्शियलिटी। ठीक है। अब मैंने कई बार ऐसा देखा है, मतलब हाईएस्ट, इवन फॉर दैट मैटर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश भी अगर एक विषय के संबंध में 2 व्यक्तियों के कोई प्रकरण उनके सामने हैं तो वो एक व्यक्ति चूंकि इस विशिष्ट धर्म का है, जाति का है, उसके लिए अलग निर्णय करता है, और एक व्यक्ति जो अन्य धर्म का है, जाति का है, उसके लिए अलग ये करता है। विषय एक ही है। ये क्या है? आपने शपथ ली है, आपने संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्या नहीं है ये? बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। और ऐसे में उस नियम को लागू करने की जो आप पर जिम्मेदारी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, और शायद हो सकता है कि इन अधिकारी, इन पढ़े लिखे लोगों पर इस प्रकार की जिम्मेदारियां जब आई तो उन्हें अपनी जान बचाना या अपनी नौकरी बचाना एक बहुत ही विशेष लगा हो कि हो सकता है हमें जो बड़ी मुश्किल से ये मिला है हम इसको बचाने में जुट गए, और शायद इसी वजह से बाबा साहब को लगा कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो आपने तो जान की बाजी लगा दी, आपने तो अपनी नौकरी की बाजी लगा दी। तो ऐसी जो स्पिरिट है बहुत सारे लोगों में क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है क्या कारण है? देखिए, कारण बहुत स्पष्ट है। ये आज का कारण नहीं है, वो है 1932 जी, पूना पैक्ट। ठीक है, आपको वहां तक जाना पड़ेगा। हो क्या रहा है, जो हमारा अधिकारी है, जब उसको ये लगता है कि अगर मेरे साथ मुझे कोई पोस्टिंग अच्छी चाहिए, मेरा कोई रुतबा बढ़ना चाहिए, या मेरी नौकरी बरकरार रहना चाहिए, मुझे एक फ़ायदा होना चाहिए, तो मेरा कोई गॉडफादर चाहिए। ठीक है। और गॉडफादर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, या फिर बड़ा अधिकारी, उससे बड़ा अधिकारी जो वो है, ये दोनों जब उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आवर पीपल, कि जो विधानसभा में या पार्लियामेंट में हमारी तरफ से जो लोग जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से जाते हों, है तो हमारे ही लोग। SC ST के लिए जो रिजर्व पोस्ट हैं तो जाएंगे तो वही लोग, वो तो हमारे ही लोग। लेकिन वहाँ जाके जब हमारी लड़ाई वो लड़ते नहीं है, और उनको ये भय रहता है
कि भाई अगर मैं इनके साथ में न्याय करूंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी पोस्टिंग चली जाएगी, मेरा आयशो आराम जो ख़त्म हो जाएगा, मेरी जो फैमिली वो सफ़र करेगी, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और मैं अच्छा आदमी रह नहीं पाऊंगा। तो ये जो डर है, ये डर को यदि ख़त्म करना है तो आपको पूना पैक्ट के पहले जो स्थिति बाबा साहब ने लाई थी अंग्रेज़ों से, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। अब फिर देखिए, अगर ये रिस्टोर होता है और इंडिपेंडेंट लोग उस योजना के अनुसार जो बाबा साहब ने जो कम्युनल अवार्ड था उसमें जो बातें लिखी गई थी, अगर उसके अनुसार लोग आएंगे ना पार्लियामेंट में और आपके विधानसभा में, तो फिर देखिए कैसा बदलाव होता है। कोई नहीं डरेगा। अब केवल आप देखिए, हम कह सकते हैं कि भाई हमारे लोगों की गलती है भी, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम कह रहे हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि भाई मैंने मेहनत करके मैं इस पद पे आया हूँ और यही चला जाए फ़ायदा क्या। ऐसे बहुत बिरले लोग हैं, जैसे मैं उनमें से मैं हूँ। मैंने कभी ना ऐशो आराम की चिंता की, ना परिवार की चिंता की, बच्चों की चिंता की, कुछ नहीं किया। बाबा साहब का जो कहना था उसके अनुसार चले, और इसलिए जो मुझे परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन फाइनली तो जीत तो हमारी हुई ना। तो उसमें जो आनंद है, उसमें जो सुख है, वो पैसे में नहीं है मेरे दोस्त, वो किसी पोस्ट में नहीं है मेरे दोस्त, विधायक में नहीं है, मंत्री के पद में नहीं है, चीफ सेक्रेटरी में नहीं है, किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज में नहीं है। रिकॉर्ड में कह रहा हूं, वो है बाबा साहब को फॉलो करो। अगर बाबा साहब ने आपको इस पद पर बिठाया तो उन्होंने जो आपसे चाहा था, जैसा सुधीर जी ने अभी कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अरे कम से कम अभी तो करेक्ट करो। अभी तक के जो हुआ ठीक है, स्टैंड लेना सीखो। आगे आने वाली पीढ़ी आपको क्या कहेंगी ये देखिएगा, ये बड़ी बात है। और संविधान दिवस के इस अवसर पर स्टूडियो में, इक्वालिटी न्यूज़ के स्टूडियो से जो बात कर रहे हैं हम लोग, बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आपके जीवन का ये। मतलब बहुत ही बिकॉज इफ इट इज नॉट देयर, आप ही नहीं रहेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे आपको। अरे कुछ नहीं, इसको संविधान को खुदा न खास्ता, ये कहते हैं लोग कि खुदा न खास्ता। खुदा न खास्ता क्यों? जब आप लोग हैं, शक्ति आपकी है, हाँ, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती करी, ऐसे वैसे लोगों को भेजा और उन्होंने वही बात की जो वो लोग चाहते हैं, तो फिर तो संविधान ही नहीं बचेगा। इतना सब कुछ आपके साथ में हुआ, इतना बुरा हुआ, तमाम, आपने कहा कि परिवार की आपने चिंता नहीं की, और कहते हैं कि ईमानदारी बड़ा महंगा शौक है, तो इस शौक को पालते रहे, आप सुधरे नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने एक बात कही, जब आप फिल्म के पोस्टर को लॉन्च कर रहे तब आपने कहा था कि अम्बेडकरिज्म में रहना, मतलब अम्बेडकरवादी होना और अम्बेडकरवादी बने रहना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बने रहे आपने फिर से वही सब शुरू किया। रिटायर होने के बाद लोग बड़े आराम की ज़िंदगी जीते हैं। रिटायर होने के बाद आपने एक तो फिल्म शुरू की, और जो बहुत ही ऐसे विषय को लेकर जिसको कोई छूना नहीं चाहता, जिसकी कोई हिम्मत नहीं करता। उसके बाद आपने कंपनी शुरू की और लोगों को आपने नौकरियां देने की एक जो सारी चीज़ें शुरू की, और फिर अब आप एक पब्लिक लिमिटेड तक पहुंच गए हैं और आप फिर से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मतलब सुधरने की ज़रूरत है आपको? आपको लगता है ये सुधरा हुआ रूप है, या हम ईमानदारी की वजह से कुछ ज़्यादा ही लोगों के लिए कुछ करने चले जा रहे हैं? वो लोग भी तो सुखी हैं जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये तो मैं पहले से ऐसा ही हूँ। ये सुधरने उधरने की बात ही नहीं। मैं जब किसी के खेत में काम कर रहा था तब भी ऐसे ही था, है ना। और फिर नौकरी में आया तब भी ऐसा था। नौकरी के बाद अभी जो ये हम सब लोगों ने शुरू किया, अपन सब लोगों ने, उसमें भी वही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जब कोई काम करते हो तो उसमें वसूल होने चाहिए जी, है ना। मतलब प्राप्त करने के लिए मुझे पैसे मिलने चाहिए तो इसके लिए कुछ भी करो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपके किसी भी काम से अगर कलेक्टिव विजडम क्रिएट होता है, एक जिसको कहते हैं ना कि भाई सारे समाज को इकट्ठा करके, या एक सोच के प्रति अपना योगदान देने वाले लोग जो है उनकी बातों को भी तवज्जो देते हुए किसी काम को आप करना चाहते हैं, तो फिर उसमें जो आनंद है वो आनंद किसी और चीज़ में नहीं है।
द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इतनी बड़ी फिल्म है ना, करोड़ों रुपया लगा इसमें, मेरा भी है, समाज के छोटे छोटे लोगों का भी है, लेकिन है तो इसी समाज का करोड़ों रुपए। जो बॉलीवुड में कोई फिल्म बनती है तो बहुत छोटी छोटी फिल्में भी है और जिसका ग्रांजर बड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पे यशराज की फिल्में हैं, संजय लीला भंसाली की फिल्में हैं, और ये जो प्रोडक्शन हाउसेज है, बड़े बड़े प्रोडक्शन तो करते तो बड़ा करते हैं वो, है ना। तो इसलिए जो है आपने अगर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की बात कहना है समाज के सामने तो छोटे मोटे रूप में कहने का कोई मतलब नहीं है। आपने जब पर्दे पे लोग देखेंगे भीमा कोरेगांव की कहानी को और पूरा जो प्रेजेंटेशन है, इस विषय का प्रेजेंटेशन जब देखेंगे तो उनको लगेगा वाह, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, है ना, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल बातें अपन ने लाई है, बड़े बड़े लोगों को लाया है और जिस प्रकार से इसको ट्रीटमेंट अपन ने देने की कोशिश करी है, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। लेकिन जब मैंने इसमें विजन दिखाया तब ये हो पाया, और विजन को अगर आपको आगे ले जाना, इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें पैसा लगता है। और पैसा अकेले रमेश सेठी के पास में अगर रहा तो फायदा क्या है उसका, लोगों को दो ना। मैं तो शेयरिंग में विश्वास रखता हूँ। पहले अपनी फर्म थी, फर्म के साथ में शुरुआत किया, अभी आज के तारीख में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई है अपन ने, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है, इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। ज़्यादातर सारे शेयर्स में, लगभग सारे शेयर मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे, क्योंकि पैसा मेरा है, मैंने पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें किया है। कुछ और भी लोग हैं, जैसे आप भी डायरेक्टर हैं, हाँ, हमारे एक सुबोध जी डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर्स हैं अपन लोग, सारे बहुजन समाज के, हाँ, किसी दूसरे नहीं है। रखते हैं तो बात करते हैं, हम तो बोलते हैं, जैसा आप बोलो वैसा करो, नहीं तो बोलना कुछ है कुछ और करना कुछ और है, ये हमारी तासीर नहीं है। हम जैसा बोलते वैसा कर। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, सारे शेयर्स मेरे पास में। मैं चाहता हूं इस कंपनी में समाज के सारे लोगों को बुला करके, आमंत्रित करके, हम चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बनिए, आप हिस्सा बनिए, आप आइए। अगर भीमा कोरेगांव में 2 पैसे की कमाई होती है तो मैं तो चाहता हूं कि समाज के सारे लोगों को इसमें शेयर मिलना चाहिए। मैंने शुरुआत की है, लेकिन मैं कितने दिन तक करते रहूंगा, जहां तक जिंदा हूं तब तक करते रहूंगा। लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक और भी तो लोग हैं, उनको आना चाहिए। और ऐसे लोग अगर इस आंदोलन के साथ में जुड़ेंगे तो यह संविधान की विजय है। बिल्कुल, संविधान ने हमें बनाया, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, संविधान ने सब कुछ दिया, और संविधान ने एक बात और कही है, कलेक्टिव विजडम। देखना, बाबा साहब के समूचे दर्शन में आपको अगर कुछ बात निकल करके आती है, वो है कलेक्टिव विजडम। एक आदमी से कुछ नहीं होता, एक आदमी चिल्लाएगा चिल्लाएगा चिल्लाएगा, चुप हो जाएगा, और चिल्लाते चिल्लाते बाकी लोगों ने सुना ही नहीं, उसका तो फायदा क्या है। तो सुनिएगा, सबसे पहले तो बाबा साहब को सुनिएगा, उनके विचारों को पढ़िएगा, और फिर जो है कलेक्टिव विजडम में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज के दिवस, इस संविधान दिवस पर हम जो बात करना चाहते हैं वो यही है कि सारे समाज को जागृत होकर इस संविधान की रक्षा करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय, सुधीर जी, बहुत बुरा है। और इस बात को अगर युवा पीढ़ी जो है वो जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर है, क्योंकि आप वो तस्वीर अब हल्की हल्की नज़र आने लगी है। आप देख पा रहे हैं कि आपके कौन कौन से अधिकार अब आपसे दूर जा रहे हैं, आपके कौन कौन से ऐसी जो चीज़ें हैं, जो एसेट्स हैं, जो आपके देश की धरोहर हैं, कौन कौन सी ऐसे देश की जो कंपनियां हैं या देश की वो सारे जो आपके पब्लिक प्रॉपर्टी है वो आखिर कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, आप खुद देख पा रहे हैं। आपको अब तो कम से कम जागना होगा। एक अंतिम संदेश हमारे जो युवा दर्शक है ख़ास तौर से, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जो है वो सारा दारोमदार युवाओं पर है और सभी लोग युवाओं को ही देख रहे हैं कि कम से कम जो युवा है वो इस आगे की जो लड़ाई है, जो आगे का जो झंडा जिसको लेकर चलना है, वो कम से कम उन्हें थाम लेना चाहिए। अब देखिए, युवा ही भविष्य है, युवा ही बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं और ले जा सकते हैं। हम तो गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में, गाइडिंग फोर्स के रूप में उनको सपोर्ट करेंगे।
अब हमने जो पाया है, जो भी बाबा साहब से हमको मिला है, पढ़ा है, लिखा है, जो कुछ भी हमारे पास में है, वो ट्रांसफ़र यदि करना है तो जिसके फेवर में आप ट्रांसफ़र करेंगे वो भी उतना ही सक्षम होना चाहिए। वो है युवा या हमारी आने वाली पीढ़ी। युवा क्या, हमारी आने वाली पीढ़ी। अगर ये आने वाली पीढ़ी बाबा साहब के विचार को आगे ले जाएगी तो ही बाबा साहब का विचार जिंदा रहेगा। हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। देखिए, किसी समाज के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हम तो उन लोगों से अपील करना चाहते हैं, नंबर 1 जो अच्छे हैं, जो बाबा साहब के रास्ते पर ऑलरेडी चल रहे हैं, सबसे पहले उनसे कि अपने बच्चों को, चाहे युवा हो या अभी छोटे बच्चे हैं, उनको वो शिक्षा दो ताकि वो अपने रास्ते से भटके नहीं। काहे के लिए? कि मुझे कुछ इधर उधर का मिल जाए। कोई भौतिक वस्तु की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति के लिए बाबा साहब के मूवमेंट को दरकिनार करते हुए दूसरों के रास्ते चले जाना, ये भी जो है बहुत खतरनाक है। और इसलिए हमारी पीढ़ी को कम से कम एक काम करना चाहिए कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रास्ता मत छोड़ो। ये रास्ता आपने छोड़ दिया तो फिर हमारी युवाओं जो है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो भविष्य यदि सुरक्षित रखना है तो नंबर 1 बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाना। एंड नंबर 2, देखिए, केवल नौकरी करोगे ना तो बात नहीं बनेगी। अगर नौकरी आपको चाहिए, अगर मिल सकती है सरकारी नौकरी तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। IAS बनो, IPS बनो, बड़ी बड़ी नौकरी में जाओ, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बिजनेस की सोचना चाहिए। जो व्यवसाय है उसमें इंडिपेंडेंस है। छोटे छोटे ऐसे लोग थे, उन्होंने कमाल कर दिया। अब देखिए, जो यूनिवर्सल कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो कुछ नहीं थे, लेकिन अपने टैलेंट के भरोसे पे उन्होंने जीत लिया, मैदान मार लिया, और आज बड़ी बड़ी कंपनियां, वो खुद की कंपनियां हैं। आप कर सकते, आप मीडिया के क्षेत्र में आइए, आप फिल्म इंडस्ट्री में आइए, आप बड़े बड़े उद्योगों में जाइए, अपना खुद का उद्योग शुरू कीजिए। और बहुजन समाज तो बड़ा है। बहुजन समाज के अंदर वो जो कंज्यूमर फोर्स है ना, वो बहुत बड़ा फोर्स है। ये हम उनके कंज्यूमर है, ग्राहक है, कस्टमर है, और दूसरों के पास जाके जो है हम उनको पैसे देते हैं, वो अपना माल बनाते, कमाई करते हैं, और हम तो केवल ग्राहक ही है, कस्टमर ही है। डोंट डू दैट। आगे आइए, जुड़िए, एंटरप्रेन्योर्स बनिए, उद्योगों में आइए, बिजनेस करिए, व्यवसाय करिए। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आपका भविष्य भी बनेगा, आपके पास संपत्ति भी आएगी, पैसा भी आएगा। लेकिन जब ये संपत्ति आएगी, पैसा आएगा, रुतबा आएगा, तो अपने समाज को मत भूलना, मैं ये कह रहा हूँ। और कम से कम उस व्यक्ति को जो हमारा बाप है, सबका बाप है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको कभी मत भूलना। और कितनी भी निराशा हो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी निराश हुआ था कभी कभी। मेरे भी ऐसे अवसर आए कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता था। केवल एक ही बात, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। तथागत बुद्ध की तो बाद में आती है। सबसे पहले यदि आपकी निराशा अगर आपके मन में कोई घर कर रही है तो बाबा साहब को याद करो, उनका लाइफ याद करो, और उन्होंने लिखा हुआ कोई ऐसा किताब का पन्ना उसको पढ़ो जो आपको उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए वो लागू होता है, उसको पढ़ो, आपकी निराशा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आज के संविधान दिवस पर एक ही बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, अपना रास्ता, अपना विचार, अपना भविष्य, अपनी ईमानदारी, और जय संविधान। बिल्कुल। और ईमानदारी के साथ अगर आप उस रास्ते पर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नियमों को पालन करते हुए, एक बात कही जाती है ना कि सड़क पर भी अगर आपने नियमों का सही ढंग से पालन किया तो सुरक्षित रहेंगे। स्वाभाविक है, अगर आप बीमारी से पिछले दिनों हम महामारी से जूझते रहे और उस दौरान भी अगर आपने नियमों का पालन किया है तो सुरक्षित रहे हैं, तो ऐसे ही नियमों का पालन करते रहें तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। संविधान को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, वही है जो आपके अधिकारों को सुरक्षित रख पाएगा। अगर वो ख़त्म हुआ तो समझ लीजिए कि हम अपने देश को खो देंगे। तो हमें उसकी भी सुरक्षा करना है, खुद को भी आगे लेकर जाना है। और बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने कि आपको अपने स्किल को बढ़ाना है और आपको सिर्फ नौकरियों के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद के रोज़गार और
दूसरे लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना है, और ख़ास तौर से जब आप सक्षम हो जाते हैं तो अपने उन असक्षम लोगों को नहीं भूलना है। बहुत बड़ी बात कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर अपनी बात कहने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि आज की ये बातचीत आपके लिए शायद कुछ अच्छा जो रास्ता है वो लेकर आएगी। थैंक यू।